दिसंबर का महीना खत्म होने को था। ठंड भी धीरे धीरे अपने पैर पसार चुकी थी। सूर्य देवता भी अब बस कुछ ही क्षणों के लिए अपनी चादर से बाहर निकलते थे। ऐसे दिनों में भी पानीपत के रोडवेज स्टेशन पर भीड़ कम नहीं थी। किसी को अपने घर जाने की जल्दी थी तो किसी को घर से अपने काम पर जाने की। कोई अपने यार दोस्तों की प्रतीक्षा में था तो कोई अपने विद्यालय कॉलेज जाने के लिए घर से आया था। कोई अपनी प्रेमिका की प्रतीक्षा में था तो कोई अपने प्रेमी की। इस भीड़ में रोडवेज स्टेशन पर बनी एक सीट पर बैठी थी राम प्यारी। उसी की बगल वाली सीट पर कुछ लड़कियां और भी बैठी थी, जिनमें एक लड़की कुछ सुंदर थी, या यूं कहूँ वह स्वयं को सोच रही थी कि इन सब में से मैं ही सुंदर हूँ, क्योंकि सामने वाली सीट पर बैठा रोहन इधर ही देख रहा था। तो उसने अपने बनावटी भाव भंगिमा दिखानी शुरू कर दी, जो अमूमन सभी लड़कियां दिखाती हैं। रोहन के मन में न जाने क्या सूझा। वह उस लड़की से नहीं बल्कि राम प्यारी की आंखों से दिल में उतर जाने का प्रयास करने लगा। राम प्यारी काली थी, या यूं कहें हो चुकी थी। पतला शरीर था, मोटी मोटी आंखें, मुख पर मुस्कान ऐसे खिलती थी मानो कीचड़ में कोई कमल खिल रहा हो। वह स्टेशन और उसके आसपास से लोहा बीनती थी। जो कुछ थोड़ा बहुत लोहा इकट्ठा होता उसी को बेचकर अपने पूरे दिन का भोजन आदि करती थी। फिर रात को वहीं स्टेशन पर ही अपने ही कुछ संगी साथियों के संग सो जाती थी। ऐसी ठंड में जब लोग अपनी रजाइयों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तब वह और उसके कुछ साथी सुबह ही अपने काम में जुट जाते थे, क्योंकि पूरी रात भी उन्हें नींद कहाँ आती थी। रोहन लंबी चौड़ी कदकाठी का लड़का था, भूरा रंग, गोल चेहरा, सुंदर नैन नक्श, सुडौल शरीर। राम प्यारी की निगाहें जब रोहन पर पड़ी तो रोहन का यूं देखना उसे सामान्य सा लगा, परंतु जब दोबारा राम प्यारी की निगाहें रोहन की निगाहों से मिली तब उसे अब कुछ सामान्य न लगा। कुछ अजीब सी हरकत उसके हृदय में हुई, क्योंकि रोहन के चेहरे का भोलापन था ही कुछ ऐसा कि हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता था। उसके चेहरे से भोलापन ऐसे टपकता था जैसे पके शहतूत का रस उसे छूने मात्र से हाथों पर टपक पड़ता है। राम प्यारी कभी नजरें मिलाती, कभी नजरें छुपाती, कभी नजरें झुकाती। उसके हृदय में अंदर ही अंदर प्रसन्नता की लहरें उछाले मारने लगी। एक ऐसी प्रसन्नता जो उसने आज तक महसूस नहीं की थी। वह उसको ऐसे ही नहीं खोने देना चाहती थी। उसकी वह प्रसन्नता अब अंदर समाहित नहीं होती थी और मुस्कान के रूप में बाहर निकलने लगी। मुस्कान ऐसी कि कामदेव भी उसके वशीभूत हो जाए। कुछ देर तक यही चलता रहा। राम प्यारी रोहन की ओर देखे, मुस्कुराए और फिर शर्मा जाए। रोहन भी सबसे निगाहें बचाकर राम प्यारी की ओर देखकर मुस्कुराता रहता। कुछ देर बाद रोहन ने अपने बैग से कॉपी और पेन निकाला, एक पेज पर अपना नंबर लिखा और धीरे से राम प्यारी के पास जाकर रख दिया। राम प्यारी शर्मा गई। इतनी ठंड में भी उसके शरीर से पसीने छूटने लगे, पर वह प्रसन्न थी। उसके चेहरे की मुस्कान अब हंसी में परिवर्तित हो चुकी थी। उसने वह कागज उठाया और अपने पास रखे एक पर्स में चुपचाप रख लिया। उस हंसी का आकर्षण ऐसा था कि रोहन उससे तब तक नहीं निकल पाया जब तक राम प्यारी को बाहर से किसी ने आवाज न दी। राम प्यारी ने रोहन को जाने का इशारा किया और वह हंसती मुस्कुराती उस ओर चल पड़ी जहाँ से आवाज आई थी। तब रोहन भी उठा और अपने गांव की बस में जा बैठा। आज राम प्यारी सच में प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई उदासी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, केवल प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। आज वह उछल रही थी, नाच रही थी। न किसी का भय था, न ही कोई दुख। कोई कुछ कहे उसकी भी परवाह न थी। वह आज प्रसन्नता की लहरों में खो जाना चाहती थी। अभी अभी जिस समुद्र में उसने डुबकी लगाई वह उसमें डूब जाना चाहती थी। बाकी का पूरा दिन इसी प्रसन्नता में कटा तथा पूरी रात सुबह की प्रतीक्षा में कटी। सुबह होते ही वह उसी सीट पर जाकर बैठ गई जहाँ कल बैठी थी, तथा उसकी निगाहें चारों तरफ रोहन को ढूंढने लगी। जब उसकी निगाहें भी और शरीर भी दोनों ही थक गए, तब वह उठी और बसों के आसपास इस आस में घूमने लगी कि कहीं रोहन दिख जाए। परंतु पूरे दिन की इस खोजबीन के बाद भी रोहन उसे कहीं न दिखा। कल की वह प्रसन्नता आज की उदासी में बदल गई। जब सारा स्टेशन शांत हो गया तथा अंधकार ने वहां अपना बसेरा डाल लिया, तब भी वह उस सीट पर एक आशा की किरण लिए बैठी रही। सारी रात भूखी प्यासी ने वहीं बैठकर बिता दी। कभी नींद में आंखें बंद हो जाती तो फिर अचानक से आंखें खुल जाती। आज की रात उसे बहुत लंबी लग रही थी। सुबह हुई, वह उठी और उठकर स्टेशन पर ही उसने मुंह हाथ धोए तथा पास में ही एक दुकान से बिस्कुट का पैकेट खरीदा और उसी सीट पर जाकर खाने लगी। अचानक ही उसकी आंखों में आंसुओं का समुद्र भर आया, जो अपनी सीमाएं लांघकर बस बहने ही वाला था।
उसने अपनी चुन्नी के पल्लू में उस समुद्र को समेट लिया और ऊपर मुंह करके न जाने राम प्यारी राम से क्या बातें करने लगी। लोगों की भीड़ में भी राम प्यारी अकेली थी। उसके दुख को बांटने वाला कोई नहीं था, क्योंकि गरीब का गरीब के लिए दुख बांटने वाला आज कोई कहाँ मिलता है। सब अपने स्वार्थ के लिए गरीब का दुख बांटते हैं। वह वहाँ बैठी कुछ सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे वह पर्ची याद आई जो रोहन ने उसे दी थी। उस पर रोहन का फ़ोन नंबर लिखा था, परंतु समस्या यह थी कि राम प्यारी या उसके किसी भी संगी साथी के पास फ़ोन नहीं था। अब फ़ोन पर बात करे कैसे। उसने चारों ओर निगाहें घुमाई तथा हिम्मत करके सामने बैठे एक ताऊ के पास गई और बोली, ताऊ मुझे एक कॉल करना है, करवा दोगे क्या? ताऊ उसे देखकर थोड़ा हिचकिचाया, परंतु फिर बोला, हाँ नंबर बता। राम प्यारी ने चुपचाप पर्ची ताऊ को पकड़ा दी। ताऊ ने नंबर मिलाया, घंटी गई पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बेटी ये नंबर किसका है? ये कोई नहीं उठा रहा, ताऊ ने कहा। राम प्यारी ने गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, कोई बात नहीं ताऊ, और जाकर चुपचाप उसी सीट पर बैठ गई। आंखें अब भी रोहन को खोज रही थी कि कहीं से वह दिख जाए। कुछ देर बाद फिर उसने एक लड़के को रोका और बोली, भाई एक कॉल करनी है, क्या तुम करवा सकते हो? लड़का उसके चेहरे को देखकर समझ गया कि यह दुखी है और वह बोला, क्या बात है? राम प्यारी ने कहा, कुछ नहीं भाई, एक कॉल करनी है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह देखकर लड़का कुछ न बोल सका। उसने चुपचाप वह पर्ची ली जो राम प्यारी के हाथ में थी और अपने फ़ोन से नंबर मिलाने लगा। घंटी गई, फ़ोन उठा। उस लड़के ने फ़ोन राम प्यारी की ओर कर दिया। राम प्यारी ने बड़ी तत्परता से फ़ोन लिया और बोली, हेलो। यह कहते हुए उसकी जीभ लड़खड़ा रही थी तथा आंखों में भरा समुद्र अब अपनी सीमाएं लांघकर बहने लगा था। उससे बात नहीं हो पाई। तब उस लड़के ने फ़ोन लिया, स्पीकर चालू किया और बोला, हेलो कौन भाई? उधर से आवाज़ आई, आप कौन? लड़का, भाई सौरभ जाट बोल रहा हूँ, नांगली गांव से। तुम कौन हो? रोहन ने सामने से कहा, अच्छा भाई, क्या हाल है? ठीक है सब? मैं रोहन बोल रहा हूँ, खेड़ी गुजर से। पहचाना क्या नहीं? दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और एक दूसरे का हालचाल पूछने में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद सौरभ को राम प्यारी की याद आई। उसने देखा तो राम प्यारी वहाँ नहीं थी। राम प्यारी को अब उस लड़के का नाम भी पता चल गया और उसके गांव का नाम भी पता चल गया जिसे वह ढूंढ रही, जिसका वह इंतजार कर रही थी। इसलिए वह वहां से सीधे खेड़ी गुजर गांव की बस में जा बैठी। दुख से भरे उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान थी। कुछ देर बाद वह बस चल पड़ी। बस के चलते ही राम प्यारी के प्रेमपूर्ण विचारों की बारात भी नृत्य करने लगी। तरह तरह के भाव हृदय में उठते। उन भावों की छवि उसके चेहरे पर क्रीड़ा करती स्पष्ट देखी जा सकती थी। उसे पूरा विश्वास था कि आज तो वह अपने प्रेम को पा ही लेगी। आज तो उसका संग वह पा ही लेगी। लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही वह स्वयं को विजयी मान बैठी थी। कुछ देर बाद एक गांव के बस अड्डे पर बस जाकर रुकी, परंतु उसके विचारों की बारात अब भी न रुकी। वह लगातार न जाने क्या क्या सोच रही थी। कुछ देर बाद न जाने उसके मन में क्या विचार आया। वह अचानक उठी, कुछ देर खड़ी रही और फिर बैठ गई। बस चल पड़ी। अगला स्टेशन रोहन के गांव का ही था। राम प्यारी बस से नीचे उतरी और चुपचाप पास में ही बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गई। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। अब उसके चेहरे पर न तो कोई दुख था न ही प्रसन्नता। थोड़ी देर बाद दूसरी ओर से पानीपत की बस आई। वह चुपचाप उठी और जाकर बैठ गई। न जाने उसके मन में क्या विचार आया कि वह अपने लक्ष्य तक पहुंचकर भी बिना उसे प्राप्त करे वापस चली गई। संभवतः वह समझ गई थी कि तेरे इस निश्चल निस्वार्थ सच्चे प्रेम को यह समाज, यह संसार कभी नहीं स्वीकारेगा। अब प्रेम हृदय के भावों से नहीं अपितु भौतिकतावादी माया से किया जाता है। हालांकि उसने पानीपत जाकर अपनी बाहीं बांह पर अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आर अवश्य खुदवाया। न जाने राम प्यारी का पहला अक्षर आर था या रोहन का पहला अक्षर आर।